प्रिय बच्चों, मैंने विगत दिनों में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास एक सामान्य परिचय के रूप में पढ़ाया था, जिसको 4 कालों में बांटकर और हर काल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आधुनिक काल भारतीय युग से शुरू होता है, ये सभी समझाया था। चूँकि हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान काल हिंदी साहित्य में आदिकाल को ही माना जाता है, और मैंने बड़े स्पष्ट रूप से आपसे बताया कि गद्य साहित्य का इतिहास पद्य साहित्य से बहुत बाद में शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले क्रम से हर काल को विधिवत समझें, अपने सिलेबस के अनुसार समझें। सिलेबस में जिस तरह पूछा जाता है, जितनी उसकी सीमा है, उसके अंतर्गत हम पहले विधिवत हर काल को ठीक ढंग से समझें। जब हमें ये क्रम विधिवत समझ में आ जाएगा तो हमें प्रश्नों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम उत्थान काल, जिसे हम आदिकाल के रूप में, वीरगाथा काल के रूप में, बीज बपन काल के रूप में, संधि काल के रूप में, संध्य सामंत काल के रूप में, चारण काल के रूप में, यानी तमाम नामों से जानते हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध जिसको प्राप्त है नाम को, जिस पर कई विद्वान एक मत है, वो आदिकाल है, यानी प्रारंभिक काल। आइए हम इसको विधिवत पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, ध्यान दें, आदिकाल की समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक मानी गई है। विक्रमी संवत में 1050 से लेकर 1350 विक्रमी। तो 743 से 1343 के बीच का जो साहित्य था, लगभग 600 वर्षों का, उसको विद्वान इतिहासकारों ने अलग किया। इसमें विशेष योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो उसमें इन्होंने उस साहित्य को पढ़ा, सिंहावलोकन किया, और फिर उन कविताओं में जिस चीज की विशिष्टता दिखाई पड़ी, काव्य की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, उसके आधार पर उस काल की प्रवृत्तियां या वैशिष्ट या विशेषताएं मूल बिंदुओं में निर्धारित की। हम जानते हैं कि हमारा जो 7वीं सदी था भारत का, ये लगभग हर्षवर्धन जी के राज्य की समाप्ति थी। उनके बाद हमारा जो भारत है, ये विभिन्न टुकड़ों में छोटे छोटे राज्यों में बन गया। एक क्षेत्र का एक राजा हो गया, दूसरे क्षेत्र का दूसरा राजा हो गया। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि बाराबंकी जिला जितने भर में है, उतने का कोई एक राजा हो गया, और उधर लखनऊ का कोई दूसरा हो गया, गोंडा क्षेत्र का कोई दूसरा हो गया। इस प्रकार हमारी जो भूमि है भारत की, वो कई टुकड़ों में बट गई। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि अपने अपने टुकड़े को, भूभाग को अपना अपना राज्य लोग समझते हैं, और बगल के पड़ोसी राज्य को एक दूसरी भूमि, दूसरा राज्य समझने की भूल 7वीं सदी में हमारे राजाओं ने की, और बड़ी दुष्कर स्थिति थी उस समय। हम इसलिए बता रहे हैं इसको कि जब आप पूर्ण स्थिति समझ जाएंगे तो प्रवृत्तियां हो, चाहे कभी हो, ये सब कुछ अपने आप आपको समझ में आ जाए। बड़ी दुष्कर स्थिति थी उस समय। एक तो हर्षवर्धन जी के बाद विखंडन हो गया, छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में अपना
देश बट गया। उसी समय दुर्दैव अरब कंट्रीज के बाहर के मुसलमानों ने हमारे देश पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो दो विषम परिस्थितियां हो गई। एक तो हमारे यहाँ के जो राजागण थे वो छोटी छोटी बातों पर भूभाग हड़पने की इच्छा से या किसी देश की राजकुमारी सुंदर है उसको पाने की इच्छा से या झूठे शान में अपने ही देश के दूसरे राजा पर चढ़ाई करके वो भूमि हथिया लेते थे, वो विवाह परंपरा उसमें संपन्न करते थे, अपनी काम इच्छा, अपनी धन की इच्छा, अपनी यश लिप्सा को पूरा करते थे। तो उधर आंतरिक युद्ध हो रहे थे, दूसरी तरफ बाहर अरब कंट्रीज के परकीय लोग, आक्रांता वृत्ति के जो लोग थे वो यहाँ की फूट का, यहाँ के कलह का फायदा उठाने के लिए बाहर से आक्रमण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में चारों तरफ आक्रमण की स्थिति थी, लड़ाई की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी। कहीं शांत, सौम्यता, सहजता, त्याग, प्रेम आदि जो मानवीय गुण है इनका कहीं नाम निशान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जो साहित्य होगा वो तो साफ जाहिर है कि वह साहित्य सर्वजन हिताय, आत्मोन्नति का साहित्य तो नहीं हो सकता। उससे प्रभावित लोगों ने रचनाएं की। वो रचनाएं चूंकि युद्धों का समय था इसलिए वीर रस से युक्त था। अपने अपने राजाओं के प्रशस्ति का गायन से संबंधित भाव से युक्त था। कहीं कहीं थोड़ा सा हट करके श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी मिलती हैं, जहाँ राजे महाराजे की प्रेयसी, उनकी रानियों के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यानी ये साहित्य जो हमारा था वो राजा को प्रसन्न करने के लिए लिखा जाता था। उसका कोई उद्देश्य परम पवित्र भाव से युक्त नहीं था। तो लेखनी का उद्देश्य है राष्ट्रहित, संपूर्ण विश्व मानव हित, परमात्मा भाव। ये जो लेखनी का मूल उद्देश्य है उससे बिल्कुल अलग है। तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का जो साहित्य रहा, बहुत दिन तक तो ये समस्या आ गई, लगभग 150 वर्षों तक, कि इसको नाम क्या दिया जाए। यही समस्या आ गई इतिहासकारों के सामने। आचार्य प्रवर शुक्ल जी इसको व्यक्त भी करते हैं। जब आक्रमण शुरू हुआ, मुगल भाव के पोषक जो बाहर के मुसलमानों ने आक्रमण किया और विशुद्ध रूप से युद्धों का वर्णन होने लगा, तो उस समय इसको एक नाम दिमाग में सूझा आचार्य जी के और उन्होंने इसको वीर गाथा का नाम दिया। क्योंकि इस काल का संपूर्ण साहित्य लगभग वह वीर रस से युक्त है और केवल अगर राष्ट्रीयता में थोड़ी सी बात माने तो अपने राजा का यशोगान करना ही राष्ट्रीयता इसमें मिलती है। जो राष्ट्रीयता की मूल भावना है, अपनी संपूर्ण भूमि के प्रति प्रेम का भाव, उस पर मर मिटने का भाव, उसके संप्रभुता के रक्षा का भाव, ये तो उस समय नाम निशान ही नहीं था। तो इस काल की जो रचनाएं हमको प्राप्त हुई उसमें दो प्रकार की मूल रूप से रचनाएं हुई, जैसा हमने लिख दिया है। रचनाएं दो रूपों में प्राप्त होती है, तो प्रबंध काव्य के रूप में और एक वीर गीत के रूप में। प्रबंध काव्य के रूप में जो रचनाएं हुई उनमें दलपत विजय जी ने कुमार रासो लिखा, चंद्रदाई जी पृथ्वीराज रासो। महाराजा पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट थे, उनके वीरत्व का, राष्ट्रीय भाव का वर्णन चंद्रदाई जी ने किया है।
ये इस काल का श्रेष्ठतम काव्य भी कहा जाता है। और सागर जी ने हमीर रासो लिखा और जगनी ने परमाल रासो, महाराजा परमाल के वीरत्व का वर्णन, उनके युद्ध कौशल का वर्णन और उनके अधीनस्थ जो प्रधान लड़ाकू वीर थे आल्हाउदर, जिनको हम आलखंड के रूप में भी जानते हैं, इसी परमाल रासो को यह प्रश्न भी आता है कि वो कौन सा रासो काव्य है जो आलखंड के नाम से जाना जाता है, या परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है। तो वही आलखंड है जिसको देहातों में, गाँव में बड़े चाव से, बड़े वीरत्व भाव से आल्हाउदर आदि के पृथ्वीराज के, जयचंद्र के आदि लोगों के वीरत्व का, लड़ाइयों का वर्णन इस आलखंड में लोकगीत के रूप में गाया है। केदार पंडित जी थे जिन्होंने जयचंद्र प्रकाश लिखा, और इसी काल में विद्यापति, कौशलराय और रहमान आदि भी आते हैं। विद्यापति जी की पदावली ये चूंकि 14वीं शताब्दी तक के ही हैं, इसलिए इनका भी नाम इसमें आता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे इस काव्य का, इस साहित्य का जो प्रधान गुण है, जिसको प्रवृत्तियां कहते हैं, उसको हमें जानने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक पंक्ति दे दिया, एक बिंदु दे दिया और उसमें और कई बिंदु गलत दे दिए, इसमें आदिकाल की प्रवृत्ति कौन सी है पूछ लिया जाता है। तो सारी प्रवृत्तियों को हम जान लें और क्यों ऐसी प्रवृत्ति बनाई गई, उस बिंदु को बनाने के पीछे कारण क्या था, ये भी हम जानते चलेंगे। तो इस काल के साहित्य की पहली प्रवृत्ति आप मान लीजिए कि कवियों का राजाश्रयी होना या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काव्य को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जो आश्रयदाता यानी राजाओं के दरबार में उनके अधीनस्थ कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की खूब प्रशंसा की है। उसमें कल्पना और अतिशयोक्ति का तो खूब वर्णन किया। दरबारी कवि होते थे और अपने राजा को उनके वीरत्व का वर्णन करते थे, और ये एक युग ही ऐसा था कि उनमें वीरत्व का भाव भरा जाए और जिससे कि वो युद्ध करें, अपने राज्य की रक्षा करें। इसलिए अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए इसमें साहित्य में वर्णन किया गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। चाहे वो पृथ्वीराज, चाहे वो चंद्रदाई हो, चाहे वो गणपति जी हो, केदार भट्ट हो, सब ने अपने रासो काव्यों में अपने अपने राजाओं के शौर्य का, उनके वीरत्व का वर्णन उस काव्य में किया है। तो ये चूंकि पूरे साहित्य में लगभग मिलती है, हर कवि में एक प्रवृत्ति मिल जाती है। जैसे प्रवृत्ति क्यों निर्धारित की गई, जहां जिस काल में अधिकांश कवियों में वो गुण देखा जाता है, उसको उस काल की प्रवृत्ति मान ली जाती है। जैसे एक उदाहरण दूंगा, भक्ति काल का ले लीजिए, तो भक्ति काल में लगभग सभी कवियों ने गुरु की महत्ता पर बल दिया। तो गुरु की महत्ता उस भक्ति काल की एक प्रवृत्ति हो गई। चाहे वो कबीर जी हो, गुरु गोविंद हो, खड़े खाके लागो पाए, चाहे महामना तुलसी जी हो, बिन गुरु कृपा के परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती है। बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, किसी भी इस चीज को कह देते हैं। ऐसे तमाम कवि गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं। तो भक्ति काल की एक ये प्रवृत्ति बन जाती है कि उस साहित्य की प्रवृत्ति है, वैशिष्ट है, विशिष्टता है कि गुरु की महत्ता है, उसका संदर्भ है। एक उदाहरण के तो इसी प्रकार अगर आप आदिकाल में आते हैं, तो चूंकि छोटे छोटे राज की व्यवस्था थी, मैंने पहले भी बताया आपको, और ये कवि दरबारी कवि होते थे, राजा के दिए हुए कृपा पर जीते थे, इसलिए इनकी लेखनी स्वतंत्र नहीं थी, इनका चिंतन भी स्वतंत्र नहीं था। इनका चिंतन संपूर्ण
प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नहीं था। इनका भाव संकीर्ण होकर के उसी राजा के प्रति समर्पित हो जाता था। इसलिए इनकी लेखनी बंद थी, ये स्वतंत्र लेखन नहीं करते थे। इसलिए इस काल के लगभग संपूर्ण साहित्य में आश्रयदाता राजाओं के प्रशंसा के की बात मिलती है। इसलिए विद्वानों में आश्रयदाताओं की प्रशंसा पहली विशेषता इसकी है। दूसरी चीज बच्चों ध्यान दें, राष्ट्रीय भावना का अभाव ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखनी मैंने अभी आपको बताया, और जहां तक मेरा विचार है, लेखनी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, मानव कल्याण, आत्मोन्नयन और सद्वृत्तियों के प्रसार के लिए होना चाहिए, सत्य के प्रसार के लिए होना चाहिए। जिस काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मोन्नयन, राष्ट्रभाव, संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण की बात नहीं होती, या जिसके लेखने में समाज में व्याप्त बुराइयों का पर्दाफाश करने की ताकत नहीं होती, उसे हम लेखनी नहीं मान सकते। और ना ऐसा व्यक्त कभी हो सकता है, क्योंकि कभी बहुत समाज का एक प्रखर प्रबुद्ध वर्ग में आने वाला, एक समाज को आगे ले चलने वाला चिंतक है, एक वैचारिक महायोद्धा है, जो अपने विचारों के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों के प्रति, उसके खिलाफ, दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ करके सत्वृत्ति की स्थापना करता है। तो राष्ट्रीय भावना का अभाव है। भारत भूमि एक भूमि है, संपूर्ण भूमि हमारी मां है। इस भाव को अपने लेखनी में उतारना राष्ट्रीय भाव है। लेकिन चूंकि विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अपने अपने राजाओं की चाटुकारिता, कवियों का काम था, उस समय राष्ट्रीय भावना इस काव्य के में दिखाई नहीं पड़ती है। इनकी जो राष्ट्रीयता थी उसको मान लेते हैं, देशभक्त थे, राज्यभक्त थे, उस पर कुर्बान होते थे, वो एक छोटी बात थी। मुझे नहीं समझ में आता कि बाराबंकी का राजा मान लिया रामनगर पर चढ़ाई करता है या मोगा पर चढ़ाई करता है, मान लीजिए राज्य व्यवस्था है, तो उसमें अगर वही भूमि जीतता है तो अपनी पीठ ठोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मर रहा है सैनिक वो अपने ही देश का है, अपने ही इस भारत भूमि का है। या जो भूमि हम प्राप्त कर रहे हैं वो तो अपनी ही थी, उसमें थोड़ा कब्जा किसी ने कर लिया था, तो उसमें खुशी मनाना, उसको राष्ट्रीयता मान लेना या राजभक्ति मान लेना, ये कतई उचित नहीं है। इस काल में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण रूपेण साहित्य में भाव दिखाई पड़ता है। कहीं किसी की कभी की बड़ी सोच नहीं दिखाई पड़ती। राष्ट्रीय सोच, इधम राष्ट्राय इदम मम का भाव कहीं भी प्रदर्शित नहीं होता। इसलिए एक दूसरी प्रवृत्ति मानी गई कि पूरे साहित्य में 600 वर्षों की राष्ट्रीय भावना का अभाव है, कहीं भी राष्ट्रीयता दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए दूसरा बिंदु है, मन में रखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति में दूसरा भाव राष्ट्रीय भावना का, सामाजिक एकता का अभाव है। तीसरा बिंदु जो बड़ा प्रचलित है, कोई भी काव्य आप पढ़िए दिखाई पड़ता है, राष्ट्र काव्य परंपरा में, वीर गीत में खास करके युद्धों का सुंदर एवं सजीव करना। चूंकि इस काल का जो कवि होता था अमूमन वो भी सैनिक होता था, लड़ाकू होता था, वीर होता था, तो वो अपने राजा के उत्साह वर्धन के लिए युद्ध भूमि में जाया करता था और वहां उत्साह वर्धन करता था। तो सामने देख करके कौन किस तरह किस कौशल के साथ युद्ध कर रहा है, कौन कितने को मार रहा है, कितने को पीछे कर रहा है, कैसे युद्ध हो रहा है, तो इन चीजों को वो प्रत्यक्ष रूप से देख करके लिखता था। चाहे वही लिखता रहा हो या रात में अवकाश के समय लिखता रहा हो दिन भर की बातों को। इसलिए युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन
दिखाई पड़ता है कि मानो युद्ध हो रहा है और रचना। जैसे आज का उदाहरण मैं आपको युद्धों का सजीव वर्णन, उसमें एक तो उनका विचार कितना संकीर्ण था राजाओं का, और किस प्रकार वो युद्ध करते थे। आलखंड की पंक्ति को अगर हमें तो उसमें देखें, जाकर बिटिया सुंदर देखी तापर जाए घड़ी तलवार, बातर बातर मन पड़ गए छत्र खींच गई तलवार, एक का मारे दो गिर जावे तीसर खौफ खाए दुनिया। इस प्रकार की रचना। तो एक को मारते हैं, दूसरा देख के गिर जाता है, या दूसरा गिरता है, तीसरा खौफ खा के मर जाता है। कट कट मुंड गिरे धरती पर, उठ उठ रुंड करे तलवार, सर कट जाता है तो बिना सर के ही रुंड ही तलवार भांजता है, तलवार चलाता रहता है। तो ये अतिशयोक्ति वर्णन जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसमें उनका उद्देश्य भी किस उद्देश्य से चढ़ाई कर रहे हैं? मात्र अपने आंतरिक आकांक्षाएं, काम विपाशा को शांत करने के लिए आक्रमण करते हैं, तमाम सेनाओं को मार डाल रहे हैं, अपनी सेनाओं को मरवा दे रहे हैं, और किस प्रकार भीषण युद्ध रक्त बहाते हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि इनका न तो उद्देश्य सुंदर था और न ये कार्य ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन, चूंकि ये संपूर्ण काव्य वीर रस से ही युक्त है, लेकिन इसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता भी कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। श्रृंगार इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहाँ चाटकारिता करनी है, अपने राजा से नाम लेना है, अपने प्रशस्ति का गायन कराना है, तो उस रानियों के महारानियों के सौंदर्य का वर्णन करें। तो उस सौंदर्य के वर्णन में जो चीजें आती है वो श्रृंगार की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस का भी वर्णन इसमें मिलता है। कल्पना का प्राचुर्य एक दिन और दे दिया, चूंकि इस काल में कल्पना को अधिक महत्व दिया गया है, यथार्थता को कम, कल्पना की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, और अतिशयोक्तता तो पूरे काव्य में भरी पड़ी है। अतिशयोक्त, अतिशय उक्त, यानी जो सत्य से बहुत ही दूर है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया आलखंड का परमाणु शब्द से, कि कट मुंड गिरे धरती पर उठ उठ रुंड करे। जब सर ही कट जाता है तो वो केवल रुंड तमाम दूर तक दौड़ करके तलवार चलाता है। इतना तो संभव है कि थोड़ी देर वो खड़ा रहा होगा, क्योंकि एकाएक से कटा तो वो और रक्त संचार तुरंत बंद नहीं हो जाता, लेकिन इसका अर्थ थोड़े ही है कि वो दौड़ दौड़ करके बिना सर के ही मार। तो ये अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन इसका देखने को मिलता है। और पिंगल पिंगल भाषाओं में, एक तो अपभ्रंश में, दूसरे देसी जो था पिंगल पिंगल, इस शैली में, इस भाषा में इन वीर काव्यों का रासो काव्यों को लिखा है। हमने उस दिन आपको उसके 5 भेद और करके बताए थे, तो उसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आदि करके नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, ये भी मिलती है, जिसको आचार्य शुक्ल जी ने साहित्य लिखा से अलग ही कर दिया। उन्होंने उसको महत्व दिया। उन्होंने जो महत्व दिया, इनमें 4 प्रबंध काव्यों को और 8 देसी काव्यों, जिसको आप वीर गीत कहेंगे, इनको उन्होंने प्रधान माना। उधर जैन साहित्य को, जो जैन धर्म से संबंधित एक धर्म जो उत्पन्न हुआ जैन धर्म, और फिर आपका बौद्ध धर्म, इन धर्मों के जो साहित्य लिखे गए उनको उन्होंने महत्व नहीं दिया। ये इधर हुई। अब इसमें आइए हम प्रमुख कवि देखते हैं बच्चों, जो विशेषकर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के काम आती है। तो उसमें प्रमुख कवि मान लें, हमने अभी विधायक बताए, इसको रचनाओं के भेद बताया कि प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीत के रूप में 2 प्रकार की रचनाएं होती हैं। तो इसमें प्रमुख कवि
दलपत विजय का कुमार रासो प्रबंध काव्य है। चंद्रदाई जी का पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल का वीर गाथा काल का सबसे प्रसिद्ध काव्य मिलता है, महाकाव्य मिलता है पृथ्वीराज रासो, जो और रासों की अपेक्षा ज्यादा परिष्कृत है, सुसंस्कृत है। सारंगधर जी का वीर रासो, जगनी जी का परमाल रासो जो प्रसिद्ध रचना है, केदार भट्ट का जयचंद्र प्रकाश, इसके अतिरिक्त विद्यापत, कुशल राय, अब्दुल रहमान आदि आते हैं। और इसी काल में खुसरो जी की पहेलियां, खुसरो भी इस काल में आते हैं। और सरहपा की जो रचनाएं हैं, जो इधर सरहपा जी को कई कवियों ने, कई इतिहासकारों ने उसको प्रथम कवि मान लिया। सरहपा जी को आप मान सकते हैं कि इसके प्रथम कवि हैं। तो इस प्रकार आपको प्रथम उत्थान काल में जो प्रश्न आते हैं पूछा जा सकता है कि बीज वपन काल नाम आदिकाल को किसने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसे पूछा जा सकता है आदिकाल का नाम किसने दिया। तो उसमें आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी जी आदि कई लोग हैं, तो इनके नामों से पुकारा जाता है, जब किया जा सकता है वीर गाथा काल को इनके नामों से जाना जाता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हमने आपको बताई हैं। कोई भी प्रवृत्ति इस प्रकार पूछी जा सकती है कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किस काल की प्रवृत्ति है, आदिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल, छायावाद, इस प्रकार दिया जा सकता है। तो सही आदिकाल है, उस काल को इंसान लगाना होगा। और चीजें रचनाओं से संबंधित कुमार रासो किस प्रकार का काव्य है, या कुमार रासो के रचनाकार कौन है, परमाल रासो के रचनाकार कौन है, परमाल रासो में किसका वर्णन किया गया है, परमाल कौन था, या पृथ्वीराज रासो में किस युद्ध का वर्णन किया गया है, पृथ्वीराज का किससे युद्ध, इस प्रकार तमाम प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरी समझ से आदिकाल जो प्रथम उत्थान काल है पूरे साहित्य का, वह इस प्रकार 3-4 चीजें आप इधर याद कर लें। उस काल की प्रवृत्तियां, समय सीमा, उस काल के प्रमुख कवि, उस काल की प्रमुख रचनाएं, ये प्रश्न आप इधर याद कर लें और यहीं से शुरुआत होगी। फिर आपको भक्तकाल भी इसी प्रकार पढ़ाया जाएगा, भक्तकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसका गहन अध्ययन करें। अब इस पे जितने आधारित प्रश्न बना करके हमने दिया है, इसके अतिरिक्त आपकी पुस्तकों में भी प्रश्न है, हर पाठ के पीछे प्रश्न है, उनको हल करने का प्रयास करें। घर पर बहुत कार्य है, विषय का टाइम टेबल बना लें, सबको समय देते हुए, और अपना हर विषय विद्वतीय मानकर चलें कि घर ही हमारा विद्यालय है, ऐसे विषम परिस्थिति में, और हमको उसी तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आज का ये सार रूप में आपका प्रथम उत्थान काल, वीर गाथा काल पर व्याख्यान दिया गया। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये